एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए ही विमान खरीद से निकलकर सामने आ रही है। अब पहले बात करेंगे हम लोग इंडियन नेवी की। आपको पता है कि 57 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को खरीदने थे आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के लिए, पर इनकी जो खरीद है उसको पहले 27 कर दिया गया था और अब खबर आ रही है कि उसको 26 कर दिया गया है। तो 27-26 कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। इसमें हमें पता है कि राफेल एम का ट्रायल किया जा चुका है जनवरी 2022 में, और अभी FA-18 सुपर हॉर्नेट का ट्रायल किया जा रहा है जो कि बोइंग के द्वारा बनाई जाती है। और ये जो ट्रायल है वो कहा जा रहा है कि 15 जून तक चलेगा। पर ये क्या भारत में बनाए जाएंगे, क्या होगा? इसके लिए नई खबर आई है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत ये एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने का मतलब सीधे सीधे ये है कि फ्लाईवे कंडीशन में भारत आएंगे। इसमें कोई भी ऐसा होगा नहीं कि भाई भारत में इनको निर्माण किया जाएगा, भारत में ही इनका मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसा बहुत कुछ लग नहीं रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इसके लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी ही खबर आई है। आपको पता है कि MRCA प्रोग्राम था जिसमें कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हमें खरीदने थे 114 की संख्या में, अब उनकी संख्या घटाकर आधी कर दी गई है। अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 57 एयरक्राफ्ट ही खरीदे जाएंगे। ये चीज पहले क्लियर नहीं थी कि 114 ही खरीदे जाएंगे, क्योंकि केवल और केवल ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी। इसका जब तक टेंडर जारी नहीं किया जाएगा तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि कितने एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। पर RFI से ये पता चल रहा था कि भाई 114 एयरक्राफ्ट का कुछ मसौदा बन सकता है। अब धीरे धीरे इसकी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो रही है और अब कहा जा रहा है कि 57 एयरक्राफ्ट ही खरीदे जाएंगे। आने वाला जो टेंडर है, कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में 2022 के अंत में इसका टेंडर निकल सकता है। खास बात इसमें यह है कि इसका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत इसको पहले खरीदना था, मतलब बाहर की कंपनी के द्वारा भारत की कंपनी के साथ सहयोग करके भारत में इसका निर्माण करना था। पर अब इसको बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जाएगा। मतलब ग्लोबल एयरक्राफ्ट हम खरीदेंगे, विश्व में कहीं से भी एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं, पर इसका निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत के अंदर किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, वो भी 57 एयरक्राफ्ट के लिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। 114 एयरक्राफ्ट में हो सकता है Dassault राफेल की टेक्नोलॉजी कुछ ट्रांसफर हमें कर भी देता, पर 57 एयरक्राफ्ट के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 10%, 5% किसी चीज की टेक्नोलॉजी हमें दे दी जाए, पर पूरे एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जो निर्णय है, अगर यही चीज आगे हमें RFP में भी देखने को मिलता है, आगे टेंडरिंग में भी हमें देखने को मिलता है, तो भारत के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना जो इतने समय से लटकता आया था, वो फिर से लटकता हुआ ही दिखेगा। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार की खबरें कहा जा सकता है। नेगेटिव खबरें कहें तो जो हमें एक साथ खरीदने वाले एयरक्राफ्ट है उनकी संख्या आधी हो गई है। अगर पॉजिटिव खबरें कहें तो ज्यादा इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों की अब जगह बन गई है, जो कि क्लियर दिख रहा है कि तेजस MK2 का भी प्लान आगे बन सकता है। बात कर लेते हैं सबमरीन लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। इस प्रकार के ड्रोन को खरीदने की जो मंशा है वो इंडियन नेवी के द्वारा जताई गई थी। अब इस पर जो काम है वो किया जा रहा है। L&T के द्वारा न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक स्टार्टअप है, उससे MOU साइन किया गया है। इनके द्वारा एक इस प्रकार का ड्रोन बनाया जाएगा जो कि सबमरीन से लॉन्च तो किया जा सकेगा, पर यह हवा में उड़ने वाला होगा। इस प्रकार की कैपेबिलिटी बहुत ही रेयर है विश्व में, और US के द्वारा इस प्रकार की कैपेबिलिटी दिखाई भी गई है। अगर इस प्रकार की भारत के पास कैपेबिलिटी आ जाती है तो उन सेलेक्टिव लीग में भारत भी शामिल हो जाएगा। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि हम ड्रोन के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो कि सबमरीन होंगे, और ये क्लियर नहीं होगा कि ये ड्रोन कहां से लॉन्च किए जा सकेंगे। इन ड्रोन की खास बात ये भी होगी कि सुसाइडल ड्रोन भी हो सकते हैं। सर्विलांस तो करेंगे, सुसाइडल ड्रोन भी हो सकते हैं, और ये ड्रोन सबमरीन की रक्षा करने के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनको हवा में लॉन्च करके आसपास के इलाकों की जांच लेके सबमरीन को सतह पे आना हो, कोई मिशन लॉन्च करना हो, ये सारी चीजें इस UAV के द्वारा की जा सकती हैं। ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी वही स्टार्टअप है जिसने HAL के लिए हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, और उनके साथ मिलकर ये इस प्रकार की सैटेलाइट को डेवलप कर रहे हैं। तो न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के पास ड्रोन के कई कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो ड्रोन महोत्सव में हुई, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी। बात कर लेते हैं चीन की, और चीन को 10 पैसिफिक कंट्रीज से मिलने वाले धोखे की।
एक्चुअल में चीन के द्वारा ये पूरी तरह से मन बना लिया गया था कि पैसिफिक ओशन में कुछ 10 आइलैंड कंट्रीज हैं, जिसमें कि कोको आइलैंड हो गया, इसके अलावा फिजी हो गया, इस तरह के कुछ 10 कंट्रीज थे जिनके साथ वो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन का एक MOU या आप कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन करने वाले थे। इसमें महत्वपूर्ण ये होने वाला था कि साइबर सिक्योरिटी, इसमें पॉलिटिकल टाइज भी थे और समंदर में जितने खनिज संपदा है उसके एक्सेस प्राप्त करना। इसके अलावा पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनको चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, ये सारी चीजें इसमें थी। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही अगर हम लोग पकड़ लें तो चीन ये दिखा तो रहा था कि चीन के 1.4 बिलियन लोगों का जो बाजार है वो पैसिफिक ओशन के इन 10 आइलैंड कंट्रीज के लिए खुल तो जाएगा, पर इनके पास कितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी जो कि वो चीन में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मैक्सिमम चीन के द्वारा इन देशों को ही एक्सपोर्ट किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी अगर चीन के हाथ में पहुंच गई तो देश अपने आप ही इनके हाथ में पहुंच जाएगा। इसके अलावा खनिज संपदा की बात तो आप समझ ही रहे हैं, चीन दोहन करने में सबसे आगे है। यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये भी था कि पैसिफिक ओशन के जब आइलैंड कंट्रीज चीन का साथ देंगी तो इसके आसपास के जो देश हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब की सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। अब चीन के विदेश मंत्री जब फिजी पहुंचे तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यह कहा गया है कि इन देशों में कंसेंसस नहीं बन पाए, और जब कंसेंसस नहीं बन पा रहे हैं तो किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट को साइन अभी नहीं किया जाएगा। यानी कि सभी देश एग्रीड नहीं है, उनके पॉलिटिशियन एग्रीड नहीं है। उनमें बहुत से पॉलिटिशियन ऑस्ट्रेलिया और यूएस के प्रभुत्व में भी होंगे, तो ये चीज कंसेंसस बनाना चीन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और लॉबिंग तो होती ही है, तो अमेरिका ये चीज होने तो दे नहीं सकता था, ना ही ऑस्ट्रेलिया ये चीज होने देगा। तो इन सब लॉबिंग और चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए उन पॉलिटिशियंस के द्वारा ये कंसेंसस बनने नहीं दिया गया और चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब बात कर लेते हैं उन कंपनियों पे कार्रवाई की जा रही है जिनके द्वारा ऑफसेट के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया गया पर अभी तक ऑफसेट नहीं किया गया है। इन कंपनियों को अब लेटर लिखे जा रहे हैं, जिनके द्वारा ऑफसेट नहीं किए गए हैं उनकी जो पेनल्टीज हैं उनके अब अगले पेमेंट से काट दी जाएंगी। इसके अलावा जिनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है उनकी बैंक गारंटी ले ली जाएगी और कहा जा रहा है कि लगभग $43 मिलियन तक का पेनल्टीज इन कंपनियों पर लगाई जा रही है। सबसे पहली बात यह कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया उनकी बैंक गारंटी लेके हम करेंगे क्या। जो 30% ऑफसेट था उतनी बड़ी तो बैंक गारंटी होती नहीं है, तो बैंक गारंटी से इसकी वसूली तो नहीं हो पाएगी। ये जो ऑफसेट का क्लॉज है वो 2008 से स्टार्ट किया गया था और अभी तक लगभग $11 बिलियन का ऑफसेट बचा हुआ है और इन $11 बिलियन में से केवल 20% ही ऑफसेट हो पाया है, बाकी का भी बचा हुआ है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में लगभग $2.5 बिलियन का ऑफसेट रुका हुआ है। तो इतनी बड़ी संख्या में पैसे जो कि भारत में इन्वेस्ट होने चाहिए थे या भारत को टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए थी, वो इन विदेशी कंपनियों के द्वारा नहीं की जा रही है, नहीं दी जा रही है। सरकार को इस पे सीरियसली सोचना पड़ेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी, आपको एक बड़ा हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित के सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जोड़ लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।